जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 26 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने टोटल 25 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आज की वीडियो के अंदर जो हमारा चैप्टर है ये हम समझने वाले हैं भारतीय समाज, आदिवासी, ग्रामीण और नगरीय लोगों के बारे में जानने वाले हैं। टोटल इस चैप्टर से हम लोग 13 क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझा दूंगा, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर जिन बच्चों को, जिन लोगों को पिछली वीडियोस बहुत अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे कि आने वाली जितनी वीडियोज़ है ना आप लोग को अच्छी अच्छी मिलती रहें। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग याद रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा, भारत में कौन सी जनजातियां रहती हैं। देखिए भारत के अंदर जो है ना जनजातियों की बात कर रहे हैं, SC, ST, OBC, ठीक है, जनरल, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे हम लोग। और भारत के अंदर कैसे कैसे किस तरीके के लोग हैं, ग्रामीण समाज कैसा होता है, नगरीय समाज कैसा होता है ना, ये सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखें तो भारत में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, किन्हीं 5 के नाम लिखिए। तो भारत के अंदर कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, इनमें 5 के नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी मैंने यहाँ लिखा नहीं है 5 के नाम, तो बस मैं आप लोगों को नाम बता देता हूं कि मुंडा है, औराव हो गए, संथाल हो गए, संथाल और पहाड़ी लोग थे, आप लोग को सुना भी होगा आपने, गोंड हो गए और मीणा हो गए। मीणा, ये जो जनजातियां हैं ये आज भी भारत के अंदर जो है निवास करती हैं और मतलब अभी भी करती हैं, ठीक है ना। आप जाइए तो इस तरीके से हम जानेंगे, ठीक है, कौन कौन सी जनजातियां मैंने बताया, मुंडा, औराव, संथाल, गोंड और मीणा, ये जो है कुछ जनजातियां भारत के अंदर जो है निवास करती हैं, ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम पढ़ने वाले हैं। जनजातीय लोगों में बंधुआ मजदूरी का कारण क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंधुआ मजदूरी बहुत से बच्चे जानते भी होंगे कि आप किसी के अंडर में अगर काम कर रहे हैं तो आपको बंधुआ बोला जाएगा। आगे बात समझ में, जैसे बाप के बाद बेटे को करना पड़ता है जब तक वो कर्ज पूरा अदा नहीं कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए तो ऋण ना चुका पाने की वजह से, ऋण ना चुका पाने की वजह से जो है यहाँ पर बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा मिलता है। तो जनजातीय लोगों में बंधुआ मजदूरी का कारण क्या है, क्यों बेचारे जनजातीय लोग बंधुआ मजदूरी करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ऋण का जो है ना बोझ लदा होता है। यानी कि जब ये किसी से पैसा लेते हैं तो उसके ऊपर जब पैसा भर नहीं पाते तो ब्याज लगता रहता है और ज़्यादा पैसा बढ़ जाता है इनके ऊपर, ठीक है ना। तो इसी वजह से जब पैसा भर नहीं पाते तो उनको तो खुद बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती है, साथ साथ उनके बच्चों को भी जो है वही काम करना पड़ जाता है। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। गाँव से लोगों के शहरों में आने के पीछे खिंचाव प्रक्रिया क्या है, कि गाँव से लोग क्यों खींचे चले आए शहरों में, गांव से लोग शहरों की तरफ क्यों भागते चले आ रहे हैं। आज भी ये चीज़ें हो रही हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग रहते थे लेकिन अब शहरों में रहना शुरू कर रहे हैं। क्यों रहना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत से रीज़न हैं। क्यों, सुविधाओं की वजह से। जैसे गाँव में गरीबी से बाध्य होकर लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर भागते चले आते हैं। देखिए ईजी क्वेश्चन है, आप लोग ना जरूरी नहीं है कि यही लाइनें लिखें, आप अपने मन से भी बना के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जाइए, तो ये चीज़ है, गाँव में गरीबी होने के कारण, गांव में रोजगार ना मिलने के कारण लोग किसकी तरफ भागते चले आ रहे हैं, शहरों की तरफ भागते चले आ रहे हैं, नगरों की तरफ भागते आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नगरों में क्या है, उद्योग लगे हैं और एक तरीके से नगरों में, शहरों में जो है उद्योग, इंडस्ट्री, फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें लोगों को रोजगार मिल जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, इसलिए जो है गाँव की तरफ, गाँव से लोग शहरों की तरफ खिंचते चले आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगरीय समाज में 2 प्रमुख समस्या तथा उनके कारण बताएं। नगरीय समाज में ना, देखिए ग्रामीण समाज तो अभी पढ़ेंगे हम, नगरीय समाज में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनके कुछ कारण भी बताने हैं। देखिए नगरीय समाज में जनसंख्या की गहन संघनता, यानी देखिए एक तो बहुत बड़ी समस्या नगरों में क्या है, जनसंख्या कि भर भर के जनसंख्या जो है ना इनके यहाँ आती है। एक तो शहरों में जनसंख्या रहती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद तथा ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों के शहरों में विस्थापित होने के फलस्वरूप बेरोजगारी और गंदी बस्तियों। याद रखिए इतनी सारी जनसंख्या जब आ गई है, इतने सारे लोग जब रहने लग गए हैं तो इससे स्लम्स एरिया का निर्माण होता है, झुग्गी झोपड़ी का निर्माण होगा, है ना। लोग बुरा हाल होता चला जाएगा, बस्तियां बनती चली जाएंगी, गंदी बस्तियां होंगी।
की अधिकता आदि समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यही सारी समस्याएं जो आपको लिख देनी है, यानी गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाता है लोगों के बढ़ने से, एक तो लोगों को फिर रोजगार की समस्याएं भी आती हैं, बेरोजगार हो जाते हैं लोग, ठीक है ना। चलिए जाइए, तो ये जो समस्याएं हैं ये आपको बताना है इसके किस कारण होता है, क्योंकि लोग जो ज़्यादा बसते चले जा रहे हैं बस्तियों में, इसकी वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद आता है ग्रामीण समस्या, ग्रामीण समाज से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अभी नगरीय समाज देखा, अब ग्रामीण समाज से हम क्या समझते हैं, देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। ग्रामीण, अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, देखिए। तो ग्राम्य समाज का अर्थ है गांव में रहने वाला समाज जो कि प्राकृतिक परिवेश में पाया जाता है। सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक तौर पे पेड़ पौधे हैं, हर चीज़ें हैं, खेती बाड़ी करते हैं लोग। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर रहती है। यानी ग्रामीण जो सभ्यता है ना, ग्रामीण जो समाज है कृषि पर डिपेंड रहेगी, खेती बाड़ी पर होगी, उसी से उन्हीं गतिविधियों पर निर्भर रहती है। और ग्राम्य समाजों का जनसंख्या घनत्व कम होता है। ग्रामीण समाज में लोग ना कम, ज़्यादा सदस्य संख्या गांव में कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गांव भागे, शहरों में भागे आए हैं। शहरों में क्या होता है, लोग ना भिजी तौर पे रहते हैं, मतलब एक भीड़ लगा के रहना शुरू करते हैं शहरों में। लेकिन गांव में क्या है, सब लोग अलग अलग रहते हैं, बढ़िया तरीके से रहते हैं, ये चीज़ें। इनमें प्राथमिक समूह से संबंध पाए जाते हैं। इनकी परंपराएं मौखिक होती हैं, यानी शुरू से इनकी परंपराएं मौखिक तौर पे चली हुई आ रही होती है। यानी लोग एक दूसरे से बहुत खासा तौर पे जुड़े होते हैं, आगे वैसे परंपराओं के तौर पे जुड़े होते हैं। ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम, ग्रामीण समाज की, ठीक है ना। चलिए आंसर में जाइए। तो ग्रामीण समाज बताया मैंने आपको। नेक्स्ट आता है भारत में किस क्षेत्र को शहर का नाम दिया जा सकता है। भारत के अंदर ना शहर किसको बोल सकते हैं हम, भारत के अंदर शहर किसको बोल सकते हैं, आंसर महाराज को देखिए। तो भारत में देखिए, भारत में शहरी क्षेत्रों को के मानदंड निम्नलिखित हैं। जैसे यह क्षेत्र किसी शहरी प्रशासनिक इकाई जैसे नगर पालिका, महानगर परिषद और नोटिफाइड एरिया हो, यानी कि मान्यता प्राप्त एरिया हो, परिषद या छावनी बोर्ड आदि के अधीन आता हो, यानी एमसीडी वगैरह हो वहाँ पे। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत वगैरह ये सब होती है, लेकिन नगरों के लिए, शहरों के लिए नगर निगम, नगर पालिका होती है, ये चीज़ है। इसकी जनसंख्या 5000 से अधिक होती है। यानी शहर कब बनता है, शहर कब बोल सकते हैं उसको, तो शहर तब बोलेंगे हम जब उसकी जनसंख्या 5000 से अधिक होगी, ये चीज़ हो जाए। 75% से अधिक जनसंख्या जो है गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी 75 से जो है ना बोला जाता है 75% जनसंख्या जो है खेती बाड़ी ना कर रही हो, ये चीज हो जाएगा। उसके बाद है इसका जनसंख्या घनत्व प्रति घन मील 1000 से अधिक होना चाहिए। यानी कि मैंने बताया शहरों में लोग ना भीज के रहते हैं, यानी कि बहुत भीड़ में रहते हैं, ये चीज होती है। इसके कुछ शहरी सुविधाएं जैसे औद्योगिक क्षेत्र हों, बड़ी आवासीय बस्तियां हों, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान या नगरीय सुविधाएं होनी चाहिए, यानी कि लोग दूर दूर से इन जगहों पे घूमने भी आएँ और बड़े मतलब फैलाव हो इनका, बहुत बड़े स्तर पर इसका लेवल हो। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रख लेनी है, कोई दिक्कत, ठीक है, ये हमें पता लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जनजातीय समाज के ढांचे का वर्णन करें। अभी भाई जनजातीय समाज क्या होता है, कैसे इनका ढांचा तैयार होता है, जनजातीय समाज किसे कहते हैं, देखिए जरा आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर। तो जनजातीय समाज के ढांचे का वर्णन निम्न प्रकार है, जैसे पितृ सत्तात्मक। ज़्यादातर जनजातीय समाज ना पितृ सत्तात्मक होते हैं, पिता के नाम पर ही ज़्यादातर समाज जो है चलते रहते हैं, तो बोला गया पितृ सत्तात्मक। तो अधिकतर जनजातियां पितृ सत्तात्मक होती हैं, जो पिता के नाम से चली आ रही है, पिता के बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, ऐसे नाचते हुए आएंगे, ठीक है। देखिए पितृ सत्तात्मक होती है, जैसे उड़ीसा में कोंड, पश्चिम बंगाल में संताल और मध्य प्रदेश में भील, ये सब जनजातियां हैं। तो पितृ सत्तात्मक का अर्थ है संपत्ति की विरासत, प्रभुत्व, निवास और जो है कुल नाम में पिता का अनुसरण, ये सब चीजें पिता से पुत्र को प्राप्त होती हैं। इन समाजों में पुरुषों को प्राथमिकता प्राप्त होती है, यानी इन सारी चीजों में क्या है, पुरुषों को प्राथमिकता मिलती है। यानी इन सारी चीजों में क्या है, पुरुषों को जो है मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें करी जाती हैं। जनजातियों में स्त्री और पुरुष के बीच अधिक समानता पाई जाती है, यानी स्त्री और पुरुष में जो है थोड़ी बहुत समानता देखने को मिल जाती है, अच्छे से ये लोग मेलजोल करके रखते हैं। उसके बाद है औद्योगिक अर्थव्यवस्था और औपचारिक संरचनाओं के ना होने के कारण जनजातीय सामाजिक ढांचा वंशानुगत समूहों जैसे गोत्र, वंशावली और कुटुंब मतलब बड़ा परिवार होता है पर आधारित होता है। इनमें कोई ऐसा नहीं है
कि भाई यहाँ पर औपचारिक शिक्षा के माध्यम से कुछ ऐसा सिखाया जाए, ऐसा करें, नहीं। यहाँ क्या होता है, कुटुंब के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, पिता के वंश के हिसाब से सारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। उसके बाद है कुछ जनजातीय समाज मातृसत्तात्मक भी होते हैं, जैसे मेघालय में गारो और खासी। कुछ परिवार, कुछ जनजातियां जो है मातृसत्तात्मक भी होते हैं, जो माताओं के नाम से चलती आ रही होती है। आगे बात समझ में, चलिए यहाँ समझ जाइए। तो इस तरीके से हम समझेंगे मातृसत्तात्मक भी कुछ परिवार होते हैं और कुछ होते हैं पितृसत्तात्मक। उसके बाद आता है जनजातीय समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारण लिखें। भाई देखो, जनजातीय समाजों के लिए समस्याएं क्या क्या होती हैं, जनजातीय लोगों के लिए जो समस्याएं हैं ना वो कौन कौन सी हैं, वो जरा आप लोग ध्यान सुनिएगा। जनजातीय समस्याएं मुख्यतः सांस्कृतिक संपर्क अर्थात बाहरी लोगों के संपर्क के कारण उत्पन्न हुई। मुस्लिम शासन से पहले जनजातीय लोग अन्य लोगों से लगभग अलग थलग होकर रहते थे। जनजातीय लोग ना पहले बिल्कुल अलग थलग होकर रहते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, मुस्लिम शासन काल में लगान वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जैसे जजिया कर वगैरह लिया जाता था बहुत पहले से, पर जनजातीय समाज से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई। यानी जो जनजातीय समाज है ना, उससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई, ये चीज बताया गया है। और शोषण पर आधारित संपर्क का क्रम ब्रिटिश शासन के दौरान प्रारंभ हुआ। इसके 3 कारण थे, याद रखिएगा। ब्रिटिशों के काल में ना इनकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई। कैसे बढ़ गई तो देखिए जरा, इनसे टैक्स वसूली की जाने लगी ज्यादा से ज्यादा। तो ब्रिटिश शासन शासक जनजातीय लोगों पर सीधा नियंत्रण करना चाहते थे। जनजातीय लोगों से उनका हर चीज छीन लेना चाहते, क्योंकि जनजातीय लोग पेड़ पौधों से रिलेट करते थे, जंगलों पर रहते थे, जंगलों में रहते। लेकिन इन लोग को, अंग्रेजों को क्या चाहिए थे, ज्यादा से ज्यादा खेत बनाना, जिससे ज्यादा टैक्स वसूली कर सके। इसीलिए उन्होंने खेती बाड़ी करने के लिए पेड़ पौधों कटवाना शुरू कर दिया। और पेड़ पौधों से कौन जुड़े थे, आपके ये जंगली लोग जो हैं जुड़े हुए थे। आगे बात समझ में, ये खनिज संपदा से संबंध जनजातीय क्षेत्रों से संसाधनों का दोहन करना चाहते थे। जैसे मैंने बताया, खेती बाड़ी करने के लिए लोग पेड़ वगैरह काट देते थे। उसके बाद वे बुद्धिवाद के बहाने से इस क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। यानी वो ईसाई धर्म फैलाना चाहते थे भारत के अंदर, इसीलिए इन्होंने जो है जनजातीय लोगों को नष्ट करना शुरू कर दिया था। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बात समझ में, चलिए महाराज जी जाइए यहाँ से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन है, क्या भारतीय ग्राम समाज एक पूर्ण सामाजिक इकाई थे? क्या भारतीय गांव समाज एक पूर्ण सामाजिक इकाई थे? क्या ये लोग मिलजुल कर एक साथ रहते थे? तो देखिए जरा ध्यान से, पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। तो ब्रिटिश प्रशासकों की यह मान्यता थी कि भारत में ग्रामीण समुदाय छोटे गणराज्यों की तरह हैं, और अर्थात उनमें वह सब कुछ था जिनकी उन्हें आवश्यकता पड़ती थी, और वे अपने निर्वाह के लिए किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं थे। पहले गांव के लोग क्या थे ना, किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती थी उनको, खेती बाड़ी करते थे, अपना जो है खाना पीना करते थे और अपना मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे लोग शहरों में बढ़ते गए हैं, उनकी फैसिलिटी बढ़ती गई है, फैसिलिटी बढ़ती जा रही है। अपने निर्वाह के लिए किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं थे। और लेकिन डॉक्टर बिवासी ये क्या कहते हैं, इनका कहना है कि इनका खंडन करते हुए कहा कि भारत के गांव एक समन्वित इकाई की तरह हैं। उन्हें निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। जैसे पहला इन्होंने क्या बताया, कौन याद कर रहा है भाई, मुझे थोड़ा कम याद करें अभी बाद में याद करना भी पढ़ा लेने दो। देखिए, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से गांव एक दूसरे पर निर्भर और परस्पर जुड़े हुए थे। देखिए, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, इन चीज़ों से गांव के लोग ना आपस में ही जुड़े हुए थे एक दूसरे से। अरे बस एक दूसरे से जुड़े हुए थे। खाने पीने की कई चीज़ें, जैसे खाद्य तेल और नमक, विभिन्न प्रकार के उपकरण, कपड़ा, जेवर जैसे सामान हर गांव में नहीं बनाए जाते थे। इसी तरह विभिन्न सेवाएं भी एक स्थान पर प्राप्त नहीं होती थी और इन्हें दूसरे गांव से प्राप्त करना पड़ता था। तो एक गांव में ही हर चीज़ नहीं मिल जाती थी, इनका कहना था एक गांव को दूसरे गांव से मदद लेनी ही पड़ती थी, ये इनका कहना है। लेकिन कुछ लोगों का कहना था अंग्रेजों का कि हाँ गांव में हर चीज़ मिल जाती थी, ठीक है ना, मिल तो जाएगी, खाना पीने का हर चीज़ मिल जाएगा, लेकिन हाँ जो जेवर हो गया ये सब हो गया, थोड़ा सा गाँव के बाहर भी जाना, एक गाँव को दूसरे गाँव से जुड़ना पड़ता था। राजनीतिक उद्देश्यों से गांव किसी न किसी राजा के शासन के अधीन होते थे और राजा को राजस्व का भुगतान करते थे। यानी कि गांव के लोग क्या करते थे, राजा को भुगतान वगैरह करते थे और अच्छे तरीके से गांव में रहते थे। उसके बाद है, देश भर से लोग विभिन्न
सांस्कृतिक केंद्रों और तीर्थ स्थानों की यात्रा करके आते थे। हिंदुओं में मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 धामों की यात्रा की अवधारणा प्रचलित है और निष्कर्ष गांव स्वयं में अलग थलग नहीं रहे और ना ही पूर्ण सामाजिक इकाई बल्कि एक व्यापक समाज का हिस्सा रहे हैं। गांव के लोग एकजुट होके मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहे हैं। आगे बस समझ में ये चीज हमें याद रखना है। तो धीरे धीरे बोला गया है कि क्या भारतीय ग्राम समाज एक पूर्ण रूप सामाजिक इकाई थे? तो हाँ, ये इकाई थे और मिलजुल कर जो है एक दूसरे के साथ रहते थे। ठीक है ना। बोला गया ग्राम स्वयं से अलग थलग नहीं रहे हैं और ना ही पूर्ण सामाजिक इकाई जो है रहे हैं बल्कि एक व्यापक समाज का हिस्सा रहे हैं। तो कईयों ने बोला है कि हाँ ये पूर्ण सामाजिक इकाई थे, कईयों ने बोला नहीं इनको दूसरे गांव की भी आवश्यकता पड़ती थी। तो दोनों बात आपको यहाँ पे क्लियर करके लिख देनी है। ठीक है ना। चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट, आदिवासी सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण का वर्णन कीजिए। आदिवासी सामाजिक संरचना के बारे में बताना है, आदिवासियों की संरचनाओं के बारे में इसमें कुछ बताना है। तो जरा देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर किस तरीके से रखा है। तो पितवंशीय समाज मैंने बताया था, आदिवासी सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण का वर्णन ना। तो सामाजिक बोल रखा है ना, आदिवासी समाज में कैसी संरचना होती है? तो पित्त सत्तात्मक होती है, मातृ सत्तात्मक होती है। तो पहला देखिए पितवंशीय समाज क्या होता है। तो अधिकांश आदिवासी पितवंशीय हैं। इन आदिवासियों में उड़ीसा में के कोंद और पश्चिम बंगाल एवं बिहार के संथाल और मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के भील, ये सब जनजातीय लोग हैं। और पितवंशीय परिवार की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। परिवार की संपत्ति पिता से पुत्र को मिलती है, निवास के वंशज और परंपरा पिता से पुत्र को मिलती है, पुरुष प्रभुत्व चलाता है यानी पुरुष परिवार का मेन होता है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था का अभाव होता है। जनजातियों में उद्योग वगैरह कम ही होते हैं, ये लोग अपने आपस में जुड़े होते हैं। अतएव आदिवासी समाज संस्था का आधार नातेदारी समूह जैसे कि गोत्र, वंशावली और परिवारों पर निर्भर होता है। यानी ये कैसे बढ़ते हैं एक दूसरे आगे, वंशावली के आधार पर, वंशानुगत आधार पर, पिता के नाम पर और जो है पुत्र के नाम पर, इस तरीके से परिवारों का आगे जो है प्रचलन होता है। गोत्र वगैरह इनमें बनाए जाते थे। ठीक है। उसके बाद आता है मातृवंशीय समाज क्या है। कुछ आदिवासी समुदाय मातृवंशीय होते हैं जो माता के वंश से नाम से चलते हैं। इनमें मेघालय में खासी, मेघालय के कौन है? खासी और गारो हैं। प्रारंभ में आदिवासी समूहों में स्तरीकरण का अभाव था। इनमें 2 समूह पाए जाते थे, शासक गोत्र और अन्य गोत्र। ये 2 कुछ गोत्र थे। आर्थिक दृष्टि से इन आदिवासियों को समतामूलक समाज कहा जाता है और गैर आदिवासियों के संपर्क में आने के उपरांत इन समूहों में भी असमानता आ गई। तो इन समूहों में असमानता कब आई? सब लोग एकजुट होकर रहते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि गैर आदिवासी लोगों से जब ये लोग मिले, आदिवासी लोग यानी जो आदिवासी नहीं है उन लोगों से जब आदिवासी मिले तो कहीं ना कहीं उनकी बातें ये लोग अपनाए, वो इनकी बातें अपनाए। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखना है। ठीक है ना। चलिए ये हमें याद रखना है। अब आ जाता है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है क्या है, जरा आप लोग ध्यान सुनिएगा। देखिए भारत की प्रमुख आदिवासी समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत की कुछ प्रमुख आदिवासी समस्याएं हैं, तो समस्याओं का हम लोग यहाँ वर्णन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आ रहा है कि भूमि अलगाव। एक तो सबसे पहले इनकी समस्या क्या है? भूमि अलगाव की। हमेशा इनको अलग कर दिया जाता है इनकी जमीन से। मैं पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत इजी, आप लोग बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो भूमि अलगाव है। दूसरा है ऋणग्रस्तता, यानी कि इनके ऊपर, आदिवासियों के ऊपर इतना ज्यादा लाद दिया गया था अंग्रेजों के टाइम पे, मुगलों के टाइम पे, है ना, जो था ना सब अकबर वगैरह उस टाइम पे। हालांकि अकबर के टाइम पे तो अच्छा था, उससे पहले, उसके बाद में काफी बेकार कर दिया गया। तो भारत के प्रमुख आदिवासी की समस्या, तो पहला भूमि अलगाव, दूसरा है ऋणग्रस्तता, यानी उनके ऊपर कर्ज लादा गया, लोन के तौर पे उन पर पैसा डाल दिया गया। बंधुआ मजदूर, तीसरा इनमें एक समस्या है बंधुआ मजदूरी की समस्या। फिर आती है बंधुआ मजदूरी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप लोग को। उसके बाद है कृषि स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरी जगह उनको भगा दिया जाता था। खेती बाड़ी आज यहाँ कर रहे हैं तो कल वहाँ करेंगे, इस तरीके से भगा देते थे उनको। उसके बाद है अशिक्षा, पढ़े लिखे नहीं होते थे ये लोग, इस वजह से और लोग इनको ठगते थे। ब्रिटिश जो आए उन्होंने और ठगा इनको। उसके बाद स्वास्थ्य और पोषण की समस्या, जब इनको खाना पीना नहीं मिलता था अच्छे से तो कुपोषण का शिकार हुए, बहुत से लोग मरे। स्वास्थ्य की समस्याएं थी, अस्पताल नहीं थे इनके पास, हॉस्पिटल नहीं थे। ये इनकी समस्याएं जो है प्रमुख समस्या, मैंने पॉइंट बताया, आप लोग आंसर इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए
अब आ जाता है नगरीय समाज से क्या तात्पर्य है। नगरीय समाज की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब ये नगरीय समाज क्या होती हैं, आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। तो नगरीय समाज क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहने वाले लोग जो है ना कहाँ रहते हैं, नगरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। तो नगरीय समाज के अंतर्गत कस्बे, शहर और महानगर आते हैं। तो इसमें बोला गया जिसमें जनसंख्या का घनत्व अधिक हो, ठीक है। दूसरा बोल रखा है अधिकतर लोग कृषि और पशुपालन से भिन्न व्यवसाय में लगे हों, यानी खेती बाड़ी और पशुपालन ना कर रहे हों, उद्योगों में काम कर रहे हो, तो वो शहरों में होता है। गांव में क्या है, अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी कर रहे होते हैं। उसके बाद जहाँ की परिस्थितिकी विशिष्टताएँ लिए हुए हैं और मतलब अलग अलग प्रकार के धर्म जाति सब लोग एकजुट होकर ही रह रहे हैं। जहाँ की संस्कृति वृहत्तर समाज की जो है संस्कृति से पृथक हो, यानी कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हों और सबकी संस्कृति धर्म वगैरह सब कुछ अलग अलग हो। शहरों में ज़्यादातर ये होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और अलग अलग धर्मों के लोग इन सब का पालन भी कर रहे होते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखना है। उसके बाद नगरीय समाज की विशेषताएँ क्या हैं। विशेषताएँ अगर देखा जाए, विशेषताओं में पॉइंट बताता हूँ आपको। अधिक जनसंख्या का घनत्व होता है शहरों में, ये चीज़ नगरों में। सांस्कृतिक जो है विजातीयता, यानी कि अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग बैठे होंगे गाँव शहरों में। भिन्न व्यवसाय, अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग। बहुत ईजी है, बना के लिख सकते हैं आप लोग, बस सुनना है, समझना है, ठीक है। जिसको पढ़ना होगा सामने से पढ़ सकता है, ठीक है। अधिक वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। अधिक सामाजिक गतिशीलता, लोग अलग अलग काम करने में लगे हों, कोई मजदूरी वाला काम करेगा, कोई मालिक बन के बैठा है, कोई दुकान चला रहा हो, ये सब बहुत अलग अलग व्यवसाय कर रहे होते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी में ही लगे होते हैं। उसके बाद अधिक सामाजिक गतिशीलता, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक क्या है, गाँव में जैसे अनौपचारिक तरीके से सारा काम करते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ अनौपचारिक तरीके औपचारिक तरीके से, फॉर्मल तरीके से रूल रेगुलेशन बना के। कृत्रिम पर्यावरण यानी शहरों का पर्यावरण प्राकृतिक नहीं होता, यह पर्यावरण मनुष्य द्वारा बनाया गया है, विशिष्ट पर्यावरण होता है। उसके बाद है द्वितीयक संपर्क। द्वितीयक संपर्क मतलब क्या होता है, तो नगरीय क्षेत्रों में लोगों के बीच संपर्क प्राथमिक संपर्क की बजाय द्वितीयक संपर्क पर आधारित होते हैं, यानी अर्थात नगरीय क्षेत्रों में लोगों के बीच आमने सामने का पारस्परिक संपर्क संभव नहीं होता। आमने सामने लोग बहुत कम ही मिल पाते हैं, यानी कि लोग काम तो कर रहे होंगे लेकिन उनके सामने जो काम करवा रहा होगा ना वो बंदा नहीं होगा। तो आमने सामने बहुत कम लोग ही मिल पाते हैं और इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। नगरीय जीवन शैली अपना कर बैठे होते हैं। मौद्रिक अर्थव्यवस्था होती है, पैसों पर ही ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं। एक दूसरे को मदद शहरों में ज़्यादातर लोग करने नहीं वाले हैं। थोड़ा मोड़ा कर अच्छे लोग भी मिल जाते हैं शहरों में, लेकिन लोग ज़्यादातर अपने काम से काम ही रखते हैं शहरों में, ठीक है। उसके बाद है नगरीय सुविधाएं। तो नगरीय सुविधाएं मतलब शहरी क्षेत्रों में सड़कें, बिजली, पानी, संचार, पार्क, होटल, सिनेमा, ये सारी चीज़ों की सुविधाएं आपको शहरों में मिल जाएगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आगे बस देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की नगरीय सामाजिक समस्याओं का वर्णन संक्षेप में करें। देखिए, नगरों में जो लोग रहते हैं ना, तो नगरों में रहने के बाद भी तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं ना। तो नगरों में क्या क्या समस्याएं होती हैं, वो आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। कमी व अभाव, हर चीज़ की कमी रहती है। धनी जनसंख्या के कारण जगह की कमी होती है, झुग्गी झोपड़ियों में इजाफा हो जाता है। जैसे पानी, बिजली की भी कमी होती है उनमें। अनामत्व होता है। अनामत्व मतलब क्या होता है, शहरों में कुछ समस्याएं अनामत्व या गुमनामी के कारण भी उत्पन्न हो जाती है। शहरों में लोगों को आता पता ही नहीं है, लोग कहाँ से रहने आ गए हैं, कई लोगों के पास आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है अपना, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत संबंध और प्राथमिक समूह बिखर चुके हैं, ठीक है, और व्यक्तित्व संबंध नहीं होते लोगों के, आपसी संबंध खराब हो रहे हैं, ठीक है ना। इसमें मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और यही कारण है कि शहरों में कई तरह की मानसिक बीमारियां भी पाई जाती हैं। शहरों में अलग अलग प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां भी पाई जाती हैं। तो ये बहुत समस्याएं शहरों में। उसके बाद आता है बेरोजगारी। बेरोजगारी की भी एक बहुत बड़ी समस्या है शहरों में। फिर उसके बाद धक्का तथा खिंचाव, ठीक है, बसों में, और ये है वो है, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का, दंगा फसाद, ये सब कुछ शहरों में होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। मनोरंजन की सुविधा, शहरों में ये चीज़ तो है कि मनोरंजन की सुविधा होती है, लेकिन शहरों में मनोरंजन की बेहतर सुविधाएं के कारण भी लोग शहरी जीवन की ओर आकृष्ट होते रहते हैं। और उसके बाद है सम्मानजनक निवास का अभाव, यानी कि अच्छी जगह रहने का अभाव, यानी लोग झुग्गी झोपड़ियों में भी रह रहे हैं आज मुसीबत में, छोटा छोटा रोडों पे भी लोग रहना शुरू कर दिए हैं, ये चीज़ है। तो शहरों में इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों के रहने की जगह ही नहीं है। उसके बाद लास्ट दे रखा है कि अपराध, इन्हीं सारी चीज़ों से अपराध को भी बढ़ावा ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जा रहा है, ठीक है, अपराध बढ़ता चला जा रहा है शहरों में। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है अच्छे तरीके से।
और मैंने आप लोगों को सारी चीज़ बताई हैं, इस चैप्टर को अच्छे से करवा दिया है। इसके बाद हम 27 चैप्टर करेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर लें, ठीक है। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करना, ठीक है। जो हमारा 26 चैप्टर डन कर चुका हूँ मैं, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। आपको इससे आने वाले जो हमारे 9 चैप्टर और बचेंगे, 35 तक हैं टोटल, ठीक है। 27वां मैं कल करवाऊंगा आप लोग को, कल आपके पास वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप लोग देखेंगे उसको अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो मिलेंगे हम लोग कल की वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।